नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ और सादर अभिवादन श्रोताओं का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत 3 भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल। आईपीएल क्रिकेट में कड़े बायबल के बावजूद कुछ खिलाड़ियों और कोच के कोविड पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में सेमीफाइनल के दूसरे लेग में मैनचेस्टर सिटी ने पेरिस सेंट जर्मेन को 4-1 से हराकर पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में प्रवेश किया। और मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम और इटली के मार्टियो बेरेटिनी ने अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं महिला सिंगल्स में विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सिमोना हालेप को 13वीं वरीयता प्राप्त बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने हराया। और सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी रैंकिंग की। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। शीर्ष 10 में भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। क्या कुछ रहा रैंकिंग में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बल्लेबाजी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। शीर्ष 10 में भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत 3 भारतीय शामिल हैं। इनमें ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का नाम शामिल है। इन दोनों को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। वहीं पंत अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को काफी पीछे छोड़ दिया है। धोनी के करियर में हाईएस्ट रैंकिंग 20वीं रही थी, जो उन्होंने नवंबर 2013 में हासिल की थी। विराट कोहली नंबर 5 पर बरकरार है। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट में सिर्फ 172 रन बनाए थे। इसके बावजूद उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। ओवरऑल क्रिकेट इतिहास की बात करें तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ नंबर 1 पोजीशन पर काबिज हो चुके हैं। उन्होंने ये उपलब्धि जनवरी 1999 में हासिल की थी। तब वो सबसे ज्यादा 875 पॉइंट के साथ शीर्ष पर काबिज हुए थे। हालांकि द्रविड़ टेस्ट में विकेट कीपिंग नहीं करते थे, इस लिहाज से उन्हें टेस्ट में विकेट कीपर बल्लेबाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को 3 स्थान का नुकसान हुआ है। वो अब 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इसका फायदा पंत और रोहित के अलावा न्यूजीलैंड के हेनरी निकोलस को हुआ है। तीनों ही बराबर 474 अंकों के साथ 6ठे, 7वें और 8वें स्थान पर हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हां मलय, अगर हम इस रैंकिंग की बात करें तो कप्तान विराट कोहली 5वें नंबर पे काबिज हैं। लेकिन अगर हम देखें कि जिस तरीके से पंत की बात करें तो टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल, 3 खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत, न्यूजीलैंड के हेनरी निकोल्स और रोहित शर्मा। इन तीनों के 747 अंक हैं। लेकिन ऋषभ पंत के लिए एक काबिल तारीफ उपलब्धि है ये, क्योंकि जिस तेज गति से जिनके ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि पता नहीं धोनी के बाद उनके टक्कर का कोई विकेट कीपर भारतीय टीम में कहां से आएगा, कोई खिलाड़ी इतने रन बनाने वाला कहां से मिलेगा। उसके बाद भी 747 अंकों के साथ अगर आप 3 अंक ऊपर पहुंच जाते हैं, 3 पायदान ऊपर पहुंच जाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक विराट कोहली का सवाल है तो विराट तो अपने नाम के अनुरूप ही विराट हैं। 814 अंक उनके हैं और 5वें स्थान पर काबिज हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन पिछले दिनों बहुत अच्छा नहीं रहा था इंग्लैंड में, लेकिन उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा रनों का पहाड़ खड़ा किया हुआ है अपने नाम के आगे, जिसको जल्दी लांघना किसी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिछले दिनों प्रदर्शन किया है और वो काफी दिनों से जो टॉप 10 है उसमें बने हुए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ऋषभ पंत, हेनरी निकोल्स और रोहित शर्मा, इन सब के 747 अंक हैं और ये सब जॉइंट 6 हैं, संयुक्त रूप से 6ठे स्थान पर हैं। और इसमें से पंत हैं जो 3 स्थान ऊपर उठे हैं। लेकिन रोहित एक अजीबोगरीब नहीं, अजीब तरह के खिलाड़ी हैं कि वो अगर मान लीजिए एक इनिंग्स में नहीं भी परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद 2 इनिंग्स में आकर धमाकेदार बल्लेबाजी कर देते हैं। तो इस तरह से उनका जो ये उनके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं कि ये कभी भी बहुत लंबे समय तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहेंगे। उनकी ये खासियत है रोहित शर्मा की, और वही
ये दिखाती है वही उसी से पता चलता है कि आईसीसी की वरीयता में जो उन्होंने स्थान बनाया हुआ है और उस पे टिके रहते हैं और अभी और ऊपर ही जाएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है अभी रोहित शर्मा और ऊपर ही जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये तो बात थी आईसीसी रैंकिंग की। रैंकिंग के बाद बात करते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की। नेपाल के कुशल भुरतेल अप्रैल महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने की रेस में पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम और फखर जमा को चुनौती देंगे। 24 साल के भुरतेल पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 अर्धशतक लगाए हैं। उन्होंने हाल में मलेशिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज जीतने में नेपाल की मदद की है। उन्होंने सीरीज में 278 रन बनाए थे। भुरतेल ने अपने 2020 करियर के पहले 3 मैचों में 62, 61 और 62 रनों की शानदार पारी खेली थी। जमा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 302 रन बनाए थे। इसमें उन्होंने 2 शतक लगाए थे। तो जो उभरता हुआ नाम है, अगर हम देखें जिस तरीके से कुशल भुरतेल ने, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, खासकर नेपाल के लिए। बहुत दिनों से नेपाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पांव जमाने की कोशिश करता रहा है लगातार, और जब से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट को दुनिया भर का खेल बनाने का एक बेड़ा उठाया और उसको उस दिशा में काम किया, उस वक्त कई श्रेणियों में जो बांटा गया सदस्य देशों को, उसमें नेपाल हमेशा इस बात की कोशिश में रहा कि उसको, और कुशल का जो ये प्रदर्शन रहा है, शानदार प्रदर्शन रहा है, ऐतिहासिक प्रदर्शन है। जबकि आप 3 मैचों में लगातार अर्धशतक 2020 में जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बनते हैं, तो इससे जो आने वाली पीढ़ी है क्रिकेटरों की नेपाल की, उनको इससे बहुत बहुत सहारा मिलेगा और उससे प्रोत्साहन मिलता है कि वो इसमें और अच्छा करें। तो मेरे ख्याल से भारतीय उपमहाद्वीप का जो ये पूरा इलाका है, उसमें अगर आप देखें तो नेपाल क्रिकेट में थोड़ा पीछे जो था वो अब फिर आगे निकलने की कोशिश करेगा और अच्छा खेल रहा है और अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास। जी बिल्कुल, तो ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की, जिसमें कड़े बायो बबल के बावजूद कुछ खिलाड़ियों और कोच के कोविड पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। और जैसे कि अगर हम देखें कि 7:30 बजे से मैच शुरू होता था और इस समय जो है सब लोग अपने टीवी से चिपक के बैठते थे मैच का आंखों देखा हाल और सुनने के लिए और मैच को देखने के लिए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे स्थिति सुधरेगी उसके बाद टूर्नामेंट के दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारी सहयोगी नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। बायो बबल में बेहद कड़ी व्यवस्था के बावजूद आईपीएल के 14वें सीजन को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। देश में कोरोना महामारी के दौरान पिछले लगभग 1 महीने से इस T20 लीग का आयोजन सुचारू रूप से जारी था, लेकिन कोविड-19 के कई मामले पाए जाने के बाद इसे कल स्थगित करना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद एक और खबर आई, जिसमें आईपीएल सूत्र ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे एक दिन पहले गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी भी पॉजिटिव पाए गए थे। हसी की 2 बार जांच की गई। पहली जांच के पॉजिटिव आने के बाद दूसरा नमूना भी पॉजिटिव निकला है। माइकल हसी और चेन्नई सुपर किंग्स का गहरा रिश्ता है। मिस्टर क्रिकेट के नाम से प्रख्यात ये बल्लेबाज मध्य क्रम में आकर आक्रामक बल्लेबाजी करता था। कई मुश्किल घड़ी में उन्होंने टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है। 2018 में सीएसके फ्रेंचाइजी ने उन्हें अपना बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया। एक अनुमान के मुताबिक अगर आईपीएल रद्द होता है तो बीसीसीआई को भारी नुकसान का सामना करना होगा, जिसकी कीमत 2000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। फिलहाल आईपीएल का लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है और कुल 60 में से 29 मैच हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही कोरोना का कहर कम होगा, क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल के रंग दोबारा देखने को मिलेंगे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मलय, जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो यही दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से खिलाड़ी ठीक हों, कोरोना का कहर कम हो, ताकि दोबारा जो आईपीएल का रोमांच है वो दोबारा लोगों तक वापस आ सके। बिल्कुल, बहुत ही निराशाजनक वातावरण है। देखिए, इस वक्त जहां मैच होने वाला था तो अब खबरें आ रही हैं कि फलां खिलाड़ी अपने घर पहुंच गए, फलां खिलाड़ी अपने देश पहुंच गए, और बहुत मुश्किल होती है ऐसे समय में। खिलाड़ियों का जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, परिवारों से अलग रह रहे हैं, उसके बाद अगर
बबल में आप रह रहे हैं और फिर भी जब इन्फेक्शन फैल जाए, संक्रमण हो जाए, तो घर वाले भी चिंतित, आप भी चिंतित। आपको याद होगा कि सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन ने माफी मांगी थी कि देखिए मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य इसमें काफी परेशान है, इसलिए हम जाना चाहते हैं। और एक बात तो है ना कि जब आप कई वेन्यूज पे करा रहे हैं और जब खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बबल आपका कहीं ना कहीं बीच में टूटता भी है। एयरपोर्ट पर आप आते हैं, उतरते हैं, फिर प्लेन में जाते हैं, तो इस तरह से दिक्कत तो होती ही है। अगर आप एक ही वेन्यू पर हों या दो वेन्यू आसपास हों जिसमें कि एक होटल से निकले, बस में बैठे, दूसरी जगह पहुंच गए, तो बात अलग होती है। एक तो ये, दूसरा कि जो सबसे पहले सुनने में आया था कि जब कुछ खिलाड़ी आपस में बैठ के खाना खा रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति को था, उससे फिर वॉरियर को हुआ, उससे और लोगों को हुआ। तो ये बहुत ही, जब इतनी बड़ी संख्या में इतनी सारी खिलाड़ी एक और साथ पूरी व्यवस्था इन्वॉल्व होती है, और मैं तो ये भी कहूंगा बबल को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। और मेरे ख्याल से ये बातें कुछ अजीब से सुनने में लगती हैं कि 2000 करोड़ का बीसीसीआई का नुकसान हो जाएगा। 2000 करोड़ का नुकसान और जान माल का नुकसान जो होगा, अगर मान लीजिए किसी को भगवान न करे, तो ये 2000 करोड़ कुछ भी नहीं है। खिलाड़ियों के जीवन की कीमत आंकी नहीं जा सकती रुपयों में। जी बिल्कुल। और मलय, आप खुद एक कोविड वॉरियर हैं, आप इससे बाहर निकलकर इसको मात देकर वापस आए हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक व्यक्ति की एक इतने करीब से आप स्पोर्ट्स को कवर करते रहे, जो खिलाड़ियों की मन स्थिति है, जब आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, इतने नियर डियर वन को कुछ होते हुए देखते हो, तो उस समय अपने आप को संभालना, उनसे दूर रहना, वो बड़ा मुश्किल और चुनौती भरा काम होता है। खासकर वो दहशत का जो वातावरण होता है, जो आप इस उम्मीद में रहते हो कि अब गाज गिरने वाली है, अब किस पे गिरेगी। जब एक दो खिलाड़ी भी इन्फेक्टेड हो जाता है तो अजीब सा माहौल हो जाता है। और इसी को देखते हुए दुनिया भर ने, जब टोक्यो ओलंपिक चल सकता था पिछले साल, बड़े बड़े टूर्नामेंट टाल दिए गए, क्योंकि कोई खिलाड़ियों के लिए रिस्क, देखिए ये नहीं है कि सिर्फ किसी को अपने जीवन, जिंदगी और मौत की चिंता है। चिंता बहुत तरह की होती है। जब खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा मैदान पर, बिल्कुल, तो वो भी टूर्नामेंट का लाभ क्या? जी बिल्कुल। अगर तो मैंने वैज्ञानिक दबाव में खेल रहा है, उसका परिवार किस स्थिति में है, इसी चिंता में वो डूबा हुआ है, तो क्या फायदा है इसे खेल? जी बिल्कुल। तो ये तो बात थी आईपीएल की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने T20 की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, ओपनर स्मृति मंधाना और हरफनमौला दीप्ति शर्मा सहित 4 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को ब्रिटेन में 21 जुलाई से शुरू हो रहे 100 बॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में खेलने की अनुमति दे दी है। ये चारों खिलाड़ी जून जुलाई में इंग्लैंड का मल्टी फॉर्मेट दौरा पूरा होने के बाद भी ब्रिटेन में ही रुके रहेंगे। प्रतियोगिता की शुरुआत 16 जून को ब्रिस्टल में वन ऑफ स्टेट्स टेस्ट से हो रही है। प्रतियोगिता का समापन तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ 15 जुलाई को होगा और 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी इस बीच खेली जाएगी। तो ये तो मलय बात थी महिला क्रिकेट की। जी, क्या आप टिप्पणी चाहते हैं सिद्धार्थ? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता था कि ये जो फॉर्मेट है 100 बॉल टूर्नामेंट, इसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, फिर मैं निराशाजनक बात नहीं करना चाहता कि जो भी खिलाड़ी चुने गए हैं उनको 27 मई तक वहां पहुंचना है। जी, हालांकि अभी तक ये पता नहीं है कि कैसे वो पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने भारत से आने वाले विमानों पर, विमान सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसको अभी निलंबित कर दिया है। और जिस प्रकार से कोरोना यहाँ फैला हुआ है, 27 मई को ये खिलाड़ी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जो टूर्नामेंट बात ये हुई थी, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बीसीसीआई ने दिया है, वो ये सोचकर दिया था कि स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत, ये लोग तो वहां होंगे ही और वहीं फिर से वो चले जाएंगे खेलने। तो इसको भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी आशंका मुझे है कि ये बादल मंडराने लगे हैं, ऐसा न हो कि ये हो ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। मलय, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चैंपियंस लीग फुटबॉल में सेमीफाइनल के दूसरे लेग में मैनचेस्टर सिटी ने
पेरिस सेंट जर्मेन PSG को 4-1 से हराकर पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में प्रवेश कर दिया है। क्या कुछ रहा इस मैच में, बता रही है हमारी सहयोगी नईम अख्तर। रियाद महरेज के 2 गोलों की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने सेमीफाइनल के दूसरे लेग में पेरिस सेंट जर्मेन PSG को 4-1 से हराकर पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में प्रवेश कर लिया। सिटी ने पहले लेग में PSG को 2-1 से हराया था। महरेज ने दोनों हाफ में 1-1 गोल किए। महरेज ने 11वें मिनट में ही गोल कर सिटी का खाता खोल दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे हाफ में 63वें मिनट में भी गोल कर टीम को 2-0 से आगे कर दिया, जिसे टीम ने अंत तक कायम रखा। इस मैच में PSG को 69वें मिनट के बाद से ही अपने 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा, क्योंकि टीम के खिलाड़ी एंजल डी मारिया को रेड कार्ड दिखाया गया था। चैंपियंस लीग का फाइनल 29 मई को खेला जाएगा। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी का सामना चेल्सी और 13 बार की विजेता रियल मैड्रिड के बीच होने वाले विजेता से होगा। चेल्सी और रियल मैड्रिड के बीच पहले लेग का सेमीफाइनल 1-1 से बराबरी पर रहा था। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ मलय, जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने PSG को 4-1 के अंतर से बहुत बड़ी जीत हासिल की है। जी देखिए, रियाद महरेज सिर्फ ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने चैंपियंस लीग के दोनों लेग्स में सेमीफाइनल में किसी इंग्लिश क्लब की तरफ से गोल किया है। सेडियो मेन ने 2017-18 में किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैच खत्म हुआ उसके बाद जो मैनचेस्टर सिटी ने जिस प्रकार से फाइनल विसल के बाद जो खिलाड़ियों में उत्साह आपने देखा, जो खुशी देखी, उसका उन्हें बहुत लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी ये सब चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह से हम ये टूर्नामेंट जीते, क्योंकि इससे पहले अगर आप उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो डोमेस्टिक जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने जबरदस्त कई खिताब जीते हैं। और जो 3rd प्रीमियर लीग टाइटल था वो भी एक टाइटल है, वो भी एक तरह से महज औपचारिकता है। मगर ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें वो पीछे बहुत दिनों से ये चैंपियंस लीग जो है इसका इंतजार उनको था, और ये मैनचेस्टर सिटी एक यूरोपियन सुपर पावर के रूप में फुटबॉल में सामने आई है, और ये जो है बहुत बड़ी बात बिल्कुल मलय। और अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में क्या कुछ होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में इस समय मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस टूर्नामेंट में, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना। तीसरी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थियम ने क्वालिफायर अमेरिका के मार्कोस गिरोन को 6-1, 6-3 से, जबकि इटली के मार्टियो बेरेटिनी ने हमवतन फेबियो फोगनेनी को 6-3, 6-4 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया। विश्व के नंबर 7 आंद्रे रुबलेव ने पहली बार मैड्रिड ओपन में खेलते हुए टॉमी पॉल को 6-7, 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। रॉबटेरे बतिस्ता अगुट ने पहले राउंड के मुकाबले में मार्कोस सेस चिनाटो को 6-2, 6-7, 7-5 से, जबकि 11वीं वरीयता प्राप्त डेनिस शापोलोव ने दुसान लाजोविक को 6-1, 6-3 से मात दी। महिला वर्ग में विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी सिमोना हालेप को 13वीं वरीयता प्राप्त बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल में मर्टेंस का मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त बेलारूस की आयरना साबालेंका से होगा, जो अमेरिका की जेसिका पेगुलो को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। क्वार्टर फाइनल में 2 अन्य मुकाबलों में एश्ले बार्टी पेट्रो क्विटोवा से और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिक स्पेन की पाउला बाडोसा से खेलेंगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय, अब से कुछ देर बाद राफेल नडाल का सामना कार्लोस गार्फिया से होने वाला है, और मेदवेदेव ने एलेजांद्रा फोकिना को भी हरा दिया है। आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे। जी देखिए, जहां तक पहले अगर हम राफेल नडाल की बात कर लें तो राफेल नडाल और कार्लोस अल्काराज गार्फिया के बीच जो सेकेंड राउंड का जो मुकाबला होना है ये बहुत बड़ी चुनौती है गार्फिया के लिए, अल्काराज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्ले कोर्ट के बादशाह हैं राफेल नडाल, और उनको यहाँ हराना बहुत बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल मलय, समय कम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, कल शाम दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।